बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हम अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे थे और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ के मैथ को, उसके वजन को जो है वो मेजर कर सकते हैं। जिसमें हम फिजिकल बैलेंसेस को पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे और उनके प्रोसेस को पढ़ेंगे कि उससे हम कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा मास और वेट का डिफरेंस भी देखेंगे। यानी मास क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी होती है ना, एटम्स या जिन भी चीजों से मिलकर वो बनी है, उसको क्या कहते हैं, मास, जो उसका हर जगह पे सेम रहता है। यानी किसी भी चीज का जो मास है ना, वो हर जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि वो बॉडी कहीं भी चली जाए, उसके अंदर जो मैटर है जिससे वो मिलकर बनी है वो तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, उसकी अमाउंट तो चेंज नहीं होगी। तो मास जो है वो सेम रहता है। लेकिन जो वेट है ना, वेट हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू mg। यानी वेट हमारे पास जो है वो मैस और ग्रेविटी दोनों को मिला के वेट बनता है। तो ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे चेंज है, मून पे चेंज है, मार्स पे चेंज है, तो वेट जो है वो हर जगह पे चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हेल्प से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉपवॉच को देखेंगे, जिससे हम किसी भी चीज के ड्यूरेशन को, यानी टाइम के दौरानिए को मेजर कर सकते हैं कि एक काम जो है वो, कोई भी काम हो रहा है तो उसकी अगर ड्यूरेशन को मेजर करना है कि कितनी देर में किया गया है, तो स्टॉप वॉच की हेल्प से मेजर किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी हेल्प से हम किसी भी चीज के वॉल्यूम को, उसके हुजम को, यानी वो जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे पानी है वो किसी कंटेनर के अंदर है, तो वो उस कंटेनर में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो उसका वॉल्यूम है उसको मेजर कर सकते हैं। जिसमें हम मेजरिंग सिलेंडर को देखेंगे, जिससे हम किसी भी लिक्विड चीज के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, वाटर के वॉल्यूम को, इनके जो लिक्विड चीजें हैं उनके वॉल्यूम को हम मेजरिंग सिलेंडर से कर सकते हैं मेजर। लेकिन अगर कोई सॉलिड चीज है जिसका जो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिट नहीं आ सकती, ऐसी सॉलिड चीज है, तो उसके जब हमने मेजर करना है ना, उसको तो हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड से। यानी ये कैन होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे से ये कैन से बना होता है और इसके अंदर ये एक स्पेस होती है, ओपन स्पेस होती है। हम यहाँ तक लिक्विड को फिल कर देते हैं और इसके साथ हम नीचे मेजरिंग सिलेंडर को रख देते हैं। और जब भी हमने किसी सॉलिड चीज को करना है मेजर, तो यहाँ तक हमारे पास इसका लिक्विड फिल होते हैं एंड तक। फिर हम उस सॉलिड चीज को ना किसी धागे के साथ बांध देते हैं, फिर हम उसको स्लोली स्लोली इसके अंदर जो है वो डिप कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। फिर ये पानी जो है वो ऊपर को जाता है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सारा जो है वो ओवरफ्लो होके इसके अंदर आ जाता है। तो जितना भी वाटर इसके अंदर आ जाएगा, उसको इसके ऊपर जो है वो रीडिंग्स लिखी होती हैं, फिर उस रीडिंग की हेल्प से हम देख लेंगे कि इसका जो भी इसके ऊपर रीडिंग आएगी ना, वो एक्स्ट्रा वाटर जो यहाँ से ओवरफ्लो हुआ वो इस सॉलिड की वजह से ही हुआ ना, तो जो भी इसके ऊपर रीडिंग आएगी वो हमारे पास क्या होगी, उस सॉलिड का वॉल्यूम। तो ये जो सारे मेथड्स हैं इनको हम अपनी बुक से डिटेल से पढ़ते हैं। तो आप सब भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें। तो अपना आज का टॉपिक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुरू करने से पहले ये ऊपर एक साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से अक्सर आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो जो सबसे प्रिसाइज बैलेंस है, यानी सबसे ज्यादा एक्यूरेट, जो सबसे छोटी से छोटी मेजरमेंट को भी मेजर कर देता है, वो कौन है, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। और इसका लीस्ट काउंट, यानी सबसे छोटी मेजरमेंट जो ये मेजर कर सकते हैं, और इसका लीस्ट काउंट वो क्या है, वो है 0.1 mg, 0.1 मिलीग्राम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 मिलीग्राम। अच्छा, तो सबसे पहले है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैस क्या होता है, वजन, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी चीजें जिससे हम किसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं वजन को। उसमें सबसे पहले किसके बारे में बताया हुआ है, फिजिकल बैलेंस। मैस को ना हम ज्यादातर फिजिकल बैलेंस से ही मेजर करते हैं। फिजिकल बैलेंस क्या होता है कि एक ऐसा बैलेंस सिस्टम होता है जिसमें हम किसी नॉन मैस के साथ कंपेयर करते हैं। यानी एक जगह पे, एक साइड पे हम अपना जो अननोन मैस है, जिसका हमें नहीं पता, उसको रखते हैं। जैसे ये तराजू सब बना होता है ना, उसके एक पलड़े में हम रखते हैं हमारा जो अननोन मैस है ना, उसको रख देते हैं, जिसको हमने मेजर करना है, जिसको हमने नापना है। और जो दूसरा इसका पलड़ा होता है ना, वहां पे हम रखते हैं नॉन मैस, यानी जिनका हमें पता होता है वेट, जैसे 5 kg का कोई पत्थर होगा या 2 kg का। इस तरह के जो मैसेज होते हैं जिनका वेट हमें पहले से पता होता है, उसको हम रखते जाते हैं दूसरी साइड पे, और उससे कंपेयर करके ना हम अपना मैस पता करते हैं। तो उसको कहते हैं फिजिकल बैलेंस। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बैलेंसेस। हमारे पास बहुत तरह के बैलेंसेस हैं जो कि मैस को, किसी भी ऑब्जेक्ट के वजन को मेजर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं।
लेकिन हमारी डेली लाइफ में हम क्या यूज़ करते हैं, हम वेट का वर्ड यूज़ करते हैं। मास के बजाय हम डेली लाइफ में क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वेट का। मास का लफ्ज़ हम यूज़ नहीं करते। फिज़िक्स में ना मास के और वेट के दोनों के मतलब क्या है, मीनिंग्स क्या है, डिफरेंट हैं। मास जो है ना वो क्या होता है, वो एक बॉडी का मैटर होता है, यानी उसके अंदर कितने एटम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, किन चीज़ों से वो मिलकर बनी है ना, उसका जो मैटर होता है, वो उसका मास होता है। मास हमेशा एक जैसा रहता है। जगह चेंज करने से मास कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन वेट क्या होता है, वेट होते हैं जो अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स है ना, जो बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो उसको भी जब मास में इंक्लूड कर दिया जाता है ना, तो उसको कहते हैं वेट। वेट का हमारे पास पता है क्या फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू, यानी वेट इज इक्वल टू mg, यानी मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी और मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आता है। अब ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे ज्यादा है, मून पे कम है। इसका मतलब आपका वेट अर्थ पे ज्यादा होगा और मून पे वेट जो है वो कम होगा, लेकिन मास हर जगह पे सेम ही रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मैटर है जिससे बॉडी मिलकर बनी है उसकी क्वांटिटी तो कभी भी चेंज नहीं होगी ना। अच्छा, वेट को हम किससे मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। ये इस तरह का एक स्प्रिंग बैलेंस होता है जिसके अंदर ना, इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है। आपकी बुक में इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है, मैं क्लियर पिक्चर भी साथ अटैच करी हूँ। अब उसमें देख सकते हैं कि अंदर ना स्प्रिंग लगा हुआ है और उसके ऊपर ये मार्किंग्स लिखी हुई हैं। और अब ये जो नीचे इसके हैंडल्स है ना, इसके ऊपर ये जो हुक सा बना हुआ है, इसके ऊपर ना वेट को लटका दिया जाता है। जिसका भी हमने वेट मेजर करना है ना, उसको इसके ऊपर लटका दिया जाता है और उसके बाद ये स्प्रिंग जो है वो नीचे मूव करता है और उसके ये जो इसके ऊपर लिखी हुई है ना मार्किंग्स, फिर यहाँ से हम रीडिंग लेके वेट को मेजर कर लेते हैं। क्योंकि इसमें मैस भी आ गया ना, एक तो जो उसके अंदर मैटर था उसकी भी आ गया, मैस भी आ गया, और दूसरी बात ये इसके ऊपर लटकने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ग्रेविटी भी आ गई। तो मास और ग्रेविटी दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, तो ये क्या है, वेट है। लेकिन मास को किस तरह से मेजर किया जाता है, मास को मेजर किया जाता है किसी भी स्टैंडर्ड मास के साथ कंपेयर करके। यानी स्टैंडर्ड क्या होता है, जो हमें पता है, जो हमने खुद से स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसके साथ कंपेयर करके। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी तराजू के एग्जाम्पल दिया ना, जिसमें हमने एक में अपना चीज रखना है जिसका हमने मास पता करना है, अननोन जो हमारी चीज है जिसका हमने मास पता करना है, और दूसरी तरफ हम क्या रखते जाएंगे, हम वो रखते जाएंगे जो वेट जिनका हमें पता है, उतने 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 वेट के ना पत्थर होते हैं, वो हम रखते जाएंगे, जो कि हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड मैसेस। तो मैस को हम स्टैंडर्ड मैस से कंपेयर करके पता करते हैं और वेट को हम इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस से, ताकि उसमें ग्रेविटी भी आ जाए। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ना जिससे हम वेट को मेजर करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं वेइंग। वेइंग कहते हैं उसको। ये वेइंग की डेफिनेशन भी हो सकती है, वैसे आती तो नहीं है आपके पेपर में। अच्छा, लेबोरेटरीज में हम ज़्यादातर किसको यूज़ करते हैं? फिज़िकल बैलेंस को यूज़ करते हैं, जो कि किस पे बेस करता है? फिज़िकल प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर्स पे बेस करता है। यानी दोनों पैन्स जो हैं वो इक्वल आर्म्स की तरह, इनके ना दोनों जो ये पैन्स होते हैं, जो तराजू के दोनों पलड़े होते हैं, ये दोनों पैन्स जो है ना वो बिल्कुल इक्वल, एक बराबर जो है वो आर्म्स की तरह काम करते हैं। अभी आगे ना आपको प्रोसेस बताया हुआ है जिसके थ्रू आप मेजरमेंट कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस को यूज़ करते हुए। ये मैंने ना इस फिजिकल बैलेंस के ऊपर लेबलिंग कर दी है आपकी, ताकि आपको ये सारे पॉइंट समझने में आसानी हो जाए। तो आप लोग भी अपनी बुक के ऊपर ना ऐसे ही लेबलिंग कर लें। सबसे पहले हमने जो इसकी ये बेस है ना, ये जो इसकी नीचे वाली ये सरफेस होती है ना, इसको इसकी बेस कहते हैं। सबसे पहले हमने इसकी बेस को क्या कर देना है, लेवल कर देना है, यानी बिल्कुल एक सरफेस पे ले आना है, सीधा कर देना है। और किस तरह करना है, लेवलिंग स्क्रूज, ये जो इसके नीचे लेवलिंग स्क्रूज बने हुए हैं ना, इनको यूज करते हुए, यानी इनको हम करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, और हम इसकी बेस को क्या कर देंगे, बिल्कुल लेवल कर देंगे, सीधा सरफेस पे ले आएंगे। क्योंकि हमने वेट को मेजर करना है, अगर यही सीधी सरफेस पे नहीं होगी तो हमारा वेट सही से मेजर नहीं होगा। जब भी हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वो जो जहाँ पे भी पड़ा है ना, जिस भी सरफेस के ऊपर, वो बिल्कुल सही सीधा पड़ा हो, ऊपर-नीचे टेढ़ा-मेढ़ा ना पड़ा हो। सबसे पहले हमने उसको बैलेंस करना होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को। अच्छा, हमने इस लेवलिंग स्क्रूज़ को घुमाना है कि हमारी जो प्लम्ब लाइन है ना, ये जो आपको लटका हुआ ये धागा से नज़र आ रहा है ना, ये प्लम्ब लाइन होती है। प्लम्ब लाइन जो है ना, वो बिल्कुल सीधी अपने मार्क पे आ जाए। ये प्लम लाइन शो करती है कि हमारी ये बेस जो है ना बिल्कुल लेवल हो गई है, और ये भी बिल्कुल सीधी मार्क पे आ जाती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने नोब को टर्न करना है इसकी, और तब तक हमने टर्न करना है कि हमारे ये जो बैलेंस है ना, ये पैन्स, ये दोनों ये जो पैन बने हुए हैं, ये रेज़्ड अप हो जाएँ, ये थोड़े से ऊपर को उठ जाएँ, क्योंकि इनके अंदर हमने अभी वेट भी रखना है मेजर करने के लिए। ये ही इतना नीचे पड़े होंगे तो वेट की वज़ह से भी तो इन्होंने नीचे आना है ना थोड़ा, तो फिर हमने इनको थोड़ा-सा ऊपर उठाना है ताकि हम इनके अंदर वेट रख सकें। तो हमने नोब को टर्न करना है और इनको थोड़ा-सा ऊपर को उठा देना है। अच्छा, इज़ द बीम हॉरिज़ॉन्टल
हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास इसकी क्या है बीम। बीम हमारे पास कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे। ये जो पड़े होते हैं ना लेटी हुई, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ऐसे जो सीधी खड़ी होती है ना, उसको कहते हैं वर्टिकल। तो हमने इसकी बीम को कैसा कर देना है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर देना है। और पॉइंटर जो है वो स्केल के सेंटर में आना चाहिए। ये जो है इसके अंदर ना यहाँ पे पॉइंटर होता है, पॉइंटर लगा होता है जो पॉइंट कर रहा होता है। और वो इसके नीचे ना यहाँ पे होता है स्केल, जिसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं। अब आपकी बुक में ना पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है तो आपको ये स्केल नजर नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे ना स्केल बना होता है, उसके ऊपर ऐसे ही यूं करके ना रीडिंग्स बनी हुई होती हैं। तो पॉइंटर जो है वो स्केल के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो हमने बैलेंसिंग स्क्रूज को तब तक घुमाते रहना है जब तक ये सब चीजें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना आ जाए। हमारी बेस भी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, हमारा बीम भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हमारे ये जो प्लम लाइन है ये पॉइंटेड मार्क पे होनी चाहिए, पॉइंटर जो है वो स्केल के सेंटर में होना चाहिए, और पेन्स जो है वो थोड़े से रेज्ड होने चाहिए। तो ये सारी सेटिंग्स हमने अपना वेट रखने से पहले करनी है इसके अंदर। उसके बाद हमने अब अपना वेट रखना है। जब हमने इसको सारा एडजस्ट कर लिया, सेट कर लिया, तब हम इसके अंदर अपना वेट रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी वेट हमने मेजर करना है ना, उसको हमने रखना है लेफ्ट पैन में। अब लेफ्ट पैन कौन सा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, तो ये जो है वो कौन सा पैन है, ये लेफ्ट पैन है। तो जो भी वेट मेजर करना है उसको कहाँ रखना है, उसको लेफ्ट पैन में रखना है। और फिर जो हमारा नॉन वेट है, यानी जो वेट हमें पता है, जो स्टैंडर्ड वेट है, जो हमारे पास जब भी हम रखते हैं तराजू में, तो हमारे पास कुछ वेट के होते हैं ना, मेजरमेंट स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 5 केजी का वेट है, ये 2 केजी का है, ये 1 केजी का है। तो हमने फिर नॉन वेट को ना इसके अंदर रखते जाना है, और राइट पैन के अंदर। और रखना भी कैसे है, हमने फोर्सेप की हेल्प से रखना है, यानी हमने इसको अपने हाथ से नहीं रखना। इसको रखना है वो जो एक चिमटा सा बना होता है ना, जिससे रोटियां भी पलटाते हैं, उस तरह का एक चिमटा सा होता है जिसको कहते हैं फोर्सेप। तो हमने इसको फोर्सेप्स की हेल्प से उठा के रखना है। फिर हमने वेट को जो है वो इस तरह से एडजस्ट करना है कि पॉइंटर जो है वो फिर से क्या हो जाए, जीरो पे आ जाए। ये जो पॉइंटर है ना, ये जीरो पे आ जाए, इस तरह से हमारे उससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों साइड पे वेट इक्वल पड़े हुए। अगर पॉइंटर जीरो से इधर उधर होगा तो वेट, इसका मतलब दोनों साइड्स पे इक्वल नहीं है। हमने ये जो राइट पैन में हम वेट रख रहे हैं ना, जो हमें खुद को पता है, उसको हम कम ज्यादा करते जाएंगे तब तक जब तक पॉइंटर जो है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाए, या फिर वो स्केल के दोनों साइड पे अगर वो मूव भी कर रहा है ना, तो उसकी जो ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशंस कहते हैं वाइब्रेशंस को। उसकी जो वाइब्रेशंस है वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड पे। यानी जितना वो स्केल के इस साइड पे जा रहा है उतना ही स्केल के उस साइड पे जाए। इसकी जो वाइब्रेशंस है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल वाइब्रेशंस होनी चाहिए। यानी ये पॉइंटर है और ये जो है वो स्केल है जिसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई है। तो अगर ये इतना सा इस साइड पे मूव करता है तो इतना ही इस साइड पे भी मूव करे। अगर ये मूव कर रहा है, या तो वो बिल्कुल सेंटर में हो, या अगर ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो दोनों साइड पे बिल्कुल इक्वली मूव करे। अब जो टोटल है ना स्टैंडर्ड मैसेज या वेट्स, जो हमारे पास टोटल आ जाएगा, मतलब ये जो इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड वेट्स रखे हैं, एंड पे फिर हम इनको, जब तक हमारा ये पॉइंटर एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर एंड पे हम इस स्टैंडर्ड वेट को काउंट कर लेंगे, इसको मेजर कर लेंगे। और जो इसकी वैल्यू आएगी, इसका मतलब जो लेफ्ट पैन में हमारा अननोन वेट पड़ा हुआ था ना, जिसको हमने मेजर करना था, उसकी वैल्यू वही होगी। समझिए इसकी वैल्यू अगर 5 केजी आई है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो वेट पड़ा हुआ था वो भी 5 केजी का वेट है। अब आगे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसको यूज करते हुए हम टाइम को, वक्त को मेजर कर सकते हैं। अब उसमें जिस इंस्ट्रूमेंट को आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है ना, उससे टाइम की ड्यूरेशन को, ड्यूरेशन क्या होता है, दौरानिया। जो हमारे पास क्लॉक होती है ना, घड़ी जो हमारे घरों में यूज होती है, उससे तो हम एग्जैक्ट टाइम देखते हैं ना कि इस टाइम पे मतलब ये टाइम हो रहा है, ये वक्त हो रहा है। लेकिन स्टॉप वॉच से हम ड्यूरेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं एक रूम से दूसरे रूम में कितनी देर तक जाती हूँ, तो मैं जब इस रूम से चलना शुरू करूंगी तो मैं स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगी, और जब मैं दूसरे रूम में पहुंचूंगी तो मैं स्टॉप वॉच को बंद कर दूंगी, और फिर उसके ऊपर मुझे टाइम शो हो जाएगा कि इतने देर में मैं इस रूम से उस रूम तक पहुंची। तो जब मैंने किसी भी टाइम का ड्यूरेशन देखना है, दौरानिया देखना है, तो फिर मैं किसको यूज करूंगी, स्टॉप वॉच को यूज करूंगी। स्टॉप वॉच के अंदर ना दो नीडल्स होती हैं, दो सुइयां होती हैं, एक जो है वो सेकंड्स वाली और एक मिनट्स वाली। यानी एक जो सुई है वो सेकंड्स को दिखाती है और एक जो है वो मिनट्स को दिखाती है। जैसे आपको नजर आ रहा है इसके अंदर दो नीडल्स हैं, एक मिनट्स वाली और एक सेकंड्स वाली। अब डायल जो है ना स्टॉप वॉच का, उसको 30 डिविजन्स में डिवाइड किया होता है, यानी 30 पार्ट्स में उसके डिवाइड हुआ होता है डायल। ये आपको यहाँ वाला नहीं नजर आ रहा है, बहुत छोटा है, मैं आपको एक क्लियर पिक्चर भी अटैच करती हूँ। तो 30 बिग डिविजन्स में ये डिवाइड हुआ है, नजर आ रहा है। और जो है ना इसके अंदर जो हर 30 डिवीजन है, वो भी अंदर हर एक डिवीजन 10 और डिविजन में डिवाइड हुई है। यानी एक तो इसके अंदर ये 30 डिविजन हैं ही सही ना, और इसके अंदर जो है ना उन 30 डिविजन के अंदर भी ये जो हर डिवीजन है ना, ये जो हर डिवीजन
ये भी आगे से 10 और डिविजन्स में डिवाइड हुए, तो टोटल 30 और 30 भी जो है वो 10 मजीद डिविजन्स में डिवाइड हुए हुए हैं। हर स्मॉल डिवीजन, अब स्मॉल डिवीजन का क्या मतलब है, ये जो सबसे छोटी डिवीजन है, ये वाली नहीं, बड़ी डिवीजन की बात नहीं हो रही, इसके अंदर ये जो 10 छोटी डिवीजन है ना, उसमें से हर एक जो स्मॉल डिवीजन है वो 1/10 ऑफ अ सेकंड के इक्वल है। 1/10 ऑफ अ सेकंड का क्या मतलब है, 1/10 होते हैं 0.1, यानी हर एक जो सबसे छोटी डिवीजन है ना, इन बड़ी डिवीजन्स के दरमियान में ये जो छोटी डिवीजन्स बनी हुई है, तो हर एक छोटी डिवीजन 0.1 सेकंड की है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 1/10 ऑफ अ सेकंड है ना, यानी 0.1 सेकंड, ये स्टॉप वॉच का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, सबसे छोटा काउंट। स्टॉप वॉच से सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम ले सकते हैं वो है 0.1 सेकंड की। अब स्टॉप वॉच को जब हम यूज कर रहे होते हैं ना, तो इसके ऊपर भी एक नॉब लगी होती है, ये जो है ना, ये इसके ऊपर क्या है, ये एक नॉब है इसकी। नोब कहते हैं ये जो छोटा-सा हैंडल कंट्रोल या ये जो बटन सा लगा होता है ना, जो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, इसको प्रेस करने से या फिर घुमाने से ना कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं नोब। अच्छा, नोब जो है ना वो इस डिवाइस के ऊपर, बिल्कुल ऊपर जो है ये प्रेज़ेंट होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमने स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना होता है ना, तो हम ने नोब को पुश करते हैं, यानी नीचे की तरफ हम उसको यूँ करके क्लिक करके ना प्रेस करते हैं, ये जैसे ये है ना, इसको मैं ऐसे नीचे की तरफ क्लिक करके प्रेस करूँगी इस तरह करके, तो इसी तरह से नॉब को भी क्लिक करके ना नीचे की तरफ प्रेस कर दिया जाता है, पुश किया जाता है, तो स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब जैसे ही मैं कोई काम या हमने कोई काम शुरू करना है, जिसका ड्यूरेशन मेजर करना है, तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो स्टॉप वॉच की नॉब को प्रेस कर देंगे तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। और जब हमने स्टॉप करना है ना, तो दोबारा से हम उसकी नॉब को पुश कर देंगे। जैसे अब ये तो नीचे गई ना, तो नीचे ही रह जाती है, लेकिन जो स्टॉप वॉच है ना, उसकी नॉब वापस ऊपर आ जाती है। जैसे इसको एक दफ़ा पुश किया ना, तो ये वापस ऊपर को आ जाएगी, इस तरह वापस आ जाती है। बस एक दफ़ा क्लिक हो जाती है, पुश हो जाती है। और जब मैंने इसको स्टॉप करना होगा, तो इसी तरह से मैं दोबारा से इसको पुश कर दूँगी नीचे की तरफ, ये इस तरह दोबारा वापस ऊपर आ जाएगी। अच्छा, अब जब मैं रीडिंग नोट कर लूँगी ना, जब मैंने एक दफ़ा तो स्टार्ट कर दी इसको प्रेस करके, और फिर वो स्टार्ट हो गई, जो काम था वो हो गया, जिस चीज़ की ड्यूरेशन मेजर करनी थी वहाँ तक वो काम कंप्लीट हो गया, उसी वक़्त हमने नॉब को फ़ौरन से प्रेस करके स्टॉप वॉच को रोक दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी रीडिंग को नोट कर लेना है, स्टॉप वॉच के ऊपर जो भी रीडिंग आ गई, जो हमें ड्यूरेशन पता चल गई कि ये काम जो है वो 1 मिनट में हुआ या 1.5 मिनट में हुआ या 1 मिनट 15 सेकंड में हुआ, जो भी उसके ऊपर रीडिंग आ गई वो रीडिंग हमने नोट कर ली। अब रीडिंग नोट करने के बाद हमने स्टॉप वॉच को दोबारा से 0 पे लाना है, ताकि हम अगली रीडिंग दोबारा जब भी हमने मेजर करनी हो वो ले सकें। तो स्टॉप वॉच को दोबारा से 0 पे लाने के लिए हम फिर से इस नॉब को प्रेस कर देंगे, तो ये 0 पे आ जाएगी। पहला प्रेस किया तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई, दूसरा प्रेस किया तो स्टॉप वॉच रुक गई, और जब तीसरा प्रेस किया तो स्टॉप वॉच जो है वो 0 पे आ गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वॉचेस जो हैं वो चल रही हैं, और वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये यहाँ पे शो हुई हुई है इलेक्ट्रॉनिक वॉच। इस पे तो आपने खुद से रीडिंग देखनी है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉच में क्या होता है कि आप उसको स्टार्ट कर देते हैं, इसमें स्टार्ट स्टॉप का बटन भी अक्सर अलग-अलग होता है। अच्छा, या रीस्टार्ट का बटन जो है वो सेपरेट होता है, और आप इसको स्टार्ट कर देते हैं और एंड में जब आप इसको स्टॉप करते हैं ना, तो यहाँ पे रीडिंग आपकी लिखी हुई आ जाती है। आपको खुद से रीडिंग नोट नहीं करना पड़ती, बल्कि यहीं पे रीडिंग जो है वो आपकी लिखी हुई आ जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए हैं आजकल, कि आपको तराजू में वेट नहीं तोलना पड़ता, वो इस तरह का एक बैलेंस मशीन सी पड़ी होती है, यहाँ पे वो डिजिटल रीडिंग लिखी आ जाती है, इसके ऊपर वो वेट रखते हैं, और दूसरा वेट जो है वो भी नहीं यूज करना पड़ता। जैसे तराजू के दोनों वेट थे ना, वो भी नहीं यूज करना पड़ता, बल्कि बस आप अपना वेट जो आपने मेजर करना है उसको इसके ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो डिजिटल रीडिंग शो हो जाती है। इसी तरह से डिजिटल स्टॉप वॉच या इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉचेस आ चुकी हैं। अच्छा, और उनका जो लीस्ट काउंट है ना वो 1/100th ऑफ अ सेकंड होता है। ये 1/10 सेकंड था ना, और इनका जो लीस्ट काउंट है वो 1/100th ऑफ अ सेकंड होता है। 1/100 का क्या मतलब होता है, 0.01 सेकेंड। जो नॉर्मल स्टॉप वॉच थी उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड, लेकिन ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है ना, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेकेंड। उसके बाद नीचे यहाँ पे ना आपको एक स्टैंड क्लॉक दिखाई हुई है। इसका आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। ये स्टैंड क्लॉक जो है ना, ये पुराने टाइम में मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता था, इसको आवर ग्लास भी कहते हैं। इसके अंदर ना दो जगहों पे क्या होती है, रेत डली हुई होती है। अब ऊपर, मतलब इसके ऊपर, ये जो ऊपर वाला फ्लास्क है ना, इसके अंदर रेत डाल दी जाती है, और ये आहिस्ता-आहिस्ता ना एक फिक्स्ड होता है, जिस रेट के साथ ये नीचे गिरती रहती है। और जब ये पूरी गिर जाती है ना, तो उनको उसका टाइम पता होता है कि 1 आवर या फिर 2 आवर्स में इसने पूरा खाली हो जाना है।
तो उससे वो क्या कर लेते हैं, टाइम को मेजर कर लेते हैं, फिर उसको दोबारा से उल्टा करके रख देते हैं। तो पहले जो ऊपर से सारी नीचे आ चुकी थी ना, फिर इसको फिर से उल्टा करके रख देते हैं, तो ये दूसरी साइड से फिर से नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। तो जब पुराने टाइम में कोई भी टाइम मेजर करना होता था ना, तो वो इस तरीके से सैंड क्लॉक के थ्रू मेजर करते थे। अब आगे हमारे पास है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको यूज करते हुए हम किसी भी चीज का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, हुजूम, यानी जो स्पेस कोई भी चीज ऑक्यूपाई कर रही है ना, जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है कहीं पे भी, उसको कहते हैं उसका वॉल्यूम। जैसे हमने वाटर को डाला है किसी भी चीज में, तो वो जितनी स्पेस लेगा, जैसे एक ग्लास के अंदर एक पानी ने इतनी स्पेस लिया, तो ये इसका क्या है, वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम को कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से, यानी एक सिलेंडर सा बना होता है, उसके अंदर उसके ऊपर ना लिखी होती है रीडिंग्स। ये इस तरह से ये मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, इसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं, और इसके अंदर हम जो है वो अपना लिक्विड डाल के और उसके वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ये सिलेंडर जो है वो ग्लास का या तो शीशे का बना होता है, या फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। ट्रांसपेरेंट होना तो इसका जरूरी है ना, ताकि हमें नजर आए कि हमने जो इसके अंदर लिक्विड डाला वो कहाँ तक आया। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो हमें इसके अंदर जो हमने लिक्विड डाला वो नजर कैसे आएगा बाहर से। अच्छा, और इसके ऊपर एक स्केल होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर स्केल बना हुआ है। तो इसके ऊपर स्केल होता है जिसपे रीडिंग्स लिखी होती हैं, और वो किस में लिखी होती है, वो क्यूबिक सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में। क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमने मैथ्स में पढ़ा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या फिर ऐसे भी होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये जो तीनों रीडिंग्स हैं ये क्या है, ये लेंथ की रीडिंग्स है ना, तो ये किस में होती है, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में होती हैं। और जब इनको 3 दफा एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो क्यूब में आएगा। क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ये जो वैल्यूज होती हैं, मतलब ये एक दफा सेंटीमीटर, फिर दूसरी दफा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, फिर तीसरी दफा सेंटीमीटर, तो इसकी जो वैल्यूज होंगी, तीनों की वैल्यूज 1 1 है ना। तो मैंने आपको पीछे भी ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि जब बेस सेम होती है और वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो उसके ऊपर जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो ये तीनों 1 1 जब प्लस होंगे तो 3 बन जाएंगे। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगी या फिर मिलीलीटर्स में। अब मिलीलीटर्स में क्यों बोला गया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, वो 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में लें या मिलीलीटर में लें, एक ही बात है। अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो वो 100 मिलीलीटर होगा। तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मिलीलीटर के इक्वल ही होता है। तो इसके ऊपर मार्किंग्स जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती हैं और मिलीलीटर में भी हो सकती हैं, और इसके थ्रू हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं लिक्विड्स का, जैसे वाटर वगैरह है, लिक्विड है कोई भी चीज उसका, या फिर नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स, यानी ऐसे सॉलिड्स जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते, लिक्विड में हल नहीं होते ठीक तरीके से, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इनका वॉल्यूम, के जो लिक्विड का लेवल है ना सिलेंडर के ऊपर, द लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर इज मार्क टू फाइंड द वॉल्यूम। सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड का लेवल है उसको हम मार्क कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, वॉल्यूम को ठीक तरीके से रीड करने के लिए जरूरी है कि जो आपका सिलेंडर है ना, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, यानी बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हो। किसी ऐसे सरफेस पे ना पड़ा हो जो ऐसे ऊपर नीचे हो, या किसी टेढ़े मेढ़े टेबल पर, इस तरह की चीज पर ना पड़ा हो, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लेवल सरफेस के ऊपर वो पड़ा हो। क्योंकि अगर सिलेंडर टेढ़ा पड़ा होगा तो वो रीडिंग भी गलत देगा ना, लिक्विड जो है वो या तो नीचे आ जाएगा या ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस तरह से हमारी रीडिंग गलत आएगी। तो पहले तो हमारा जरूरी है कि जब भी हमने किसी चीज को मेजर करना है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से पड़ा हो, वो टेढ़ा मेढ़ा ना पड़ा हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा हो। और जब हमने उसको रीड करना है ना, अपनी रीडिंग को लेना है, जब हमने अब यहाँ पे वाटर डाल दिया, इंस्ट्रूमेंट को हमने अपने सिलेंडर को बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया, हॉरिजॉन्टल रख दिया, इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया, और अब हमने जो है इसकी रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग लेने के लिए जरूरी है कि हमारी जो आंख है ना, आईज, जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो इसके सामने, यहाँ से हमने रीडिंग लेनी है। ना ऊपर से लेनी है ना नीचे से लेनी है, नीचे से लेंगे तब भी रीडिंग गलत नजर आएगी, ऊपर से लेंगे तब भी रीडिंग गलत नजर आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लेनी है। जब हमने स्केल मीटर रूल पढ़ा था तब भी हमने यही पढ़ा था ना कि रीडिंग लेने का करेक्ट तरीका यही है कि हमने बिल्कुल अपनी आंख को स्ट्रेट रखना है उस रीडिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि ऊपर से देख रहे हैं या नीचे से देख रहे हैं, इन दोनों तरह से रीडिंग जो है वो गलत आती है। अच्छा, मेनिस्कस ऑफ वाटर सरफेस का क्या मतलब है, मेनिस्कस कहते हैं टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड की सरफेस की जो सबसे ऊपर वाला जगह होगी ना, वहां पे हमने अपनी आई को रखना है, अपनी आंख को रखना है, यहाँ पे इस जगह पे हमने अपनी आंख को रखना है और रीडिंग लेनी है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि वाटर जो है ना, वो सिलेंडर के अंदर जब वाटर की बात होगी,
तो वो कर्व करता है डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ उसका कर्व बनता है और उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव सरफेस। कनकेव सरफेस पता है हमारे पास कैसी सरफेस होती है? कनकेव जो है ना सरफेस, वो होती है हमारे पास ऐसी सी सरफेस, ये इस तरह की सरफेस जो कि नीचे की तरफ कर्व हुई हुई होती है ना, ये नीचे की तरफ कर्व हुई हुई है, तो उसको हम कहते हैं कनकेव सरफेस। यहाँ पे मैं ना उसकी पिक्चर अटैच करती हूँ जिससे आपको समझ आएगा। तो जो वाटर का मेनिस्कस बनता है ना, वो नीचे की तरफ कर्व हुआ हुआ होता है। तो जब हमने रीडिंग लेनी है ना, तो हमने उसकी बॉटम एज पे, नीचे वाले किनारे से हमने इसकी रीडिंग लेनी होती है। लेकिन जो मरकरी है ना, यहाँ पे हमारे पास बताया हुआ है कि जो मरकरी है, उसका जो कर्व बनता है वो ऊपर की तरफ, वो उसका कर्व अपवर्ड बनता है, इस तरह का उसका कर्व बनता है। इसको हम कहते हैं कन्वेक्स। इसकी सरफेस कैसी होती है? कन्वेक्स सरफेस होती है। ये कनकेव सरफेस होती है और इस तरह की जो सरफेस होती है ना, जो बाहर की तरफ उभरी होती है, उसको कहते हैं कन्वेक्स सरफेस। अच्छा, अब इसकी जब हमने रीडिंग लेनी है ना, तो हमने इसके ऊपर वाले, टॉप वाले एज से लेनी है। यानी कि जब वाटर का हमारे पास कर्व बनता है वो कनकेव होता है, वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ से वो कर्व बनता है और उसकी जब हमने रीडिंग लेनी होती है तो बॉटम एज से, नीचे वाले किनारे से हमने उसको मेजर करना होता है। यानी यहाँ से, अगर वो सिलेंडर के अंदर वाटर है तो यहाँ से हम उसकी रीडिंग मेजर करेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही होगी ना, वो उसकी रीडिंग होगी। लेकिन जो मरकरी है ना, उसका कर्व बनता है अपवर्ड, कन्वेक्स उसकी सरफेस बनती है, कन्वेक्स सरफेस का कर्व होता है वो अपवर्ड होता है और उसकी जब रीडिंग लेनी है तो टॉप एज, ऊपर वाले हमने किनारे से लेने, यहाँ पे जो भी मेजरमेंट आ रही होगी वो उसकी रीडिंग होगी। अब सिलेंडर को हम यूज कर सकते हैं सॉलिड्स का वॉल्यूम, यानी सॉलिड जो चीजें, ये तो हमने लिक्विड्स की बात कर ली ना, लेकिन सॉलिड चीजों के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए भी हम सिलेंडर को यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे साइड बॉक्स में बताया हुआ है कि जब भी आपने कोई रीडिंग लेनी है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो अपनी आई लेवल को, अपनी आँख को बिल्कुल उसके फ्रंट लाइन के साथ रखना है। यानी उसके जो लोअर मेनिस्कस है, उसका मेनिकस मेनिस्कस जो उसका पॉइंट है ना वाटर का, वहाँ पे आपने एग्ज़ैक्ट उस जगह पे अपनी आई को रखना है, ना ऊपर ना नीचे। एग्ज़ैक्ट उस लाइन के साथ अपने आपने अपनी आई लेवल को रखना है और रीडिंग लेनी है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि एंशिएंट चाइनीज़, यानी पुराने ज़माने में जो चाइनीज़ लोग होते थे ना, तो जब उन्होंने किसी भी ग्रेन का, यानी ग्रेन क्या होता है, कोई भी गंदुम या किसी भी चीज़ का उन्होंने देखना होता था ना कि किसी बर्तन के अंदर जो है वो कितना, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बर्तन के अंदर दालें हैं या गंदुम है, कुछ भी है, तो उन्होंने देखना है कि इसके अंदर ये कितना है, तो वो बर्तन को बजा के उसके साउंड से, उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाया करते थे। क्योंकि अगर वो भरा हुआ है या जो भी है, तो उसकी ना आवाज़ में डिफ़रेंस होता था, तो वो उस आवाज़ से उसके अंदर के वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाते थे। अब आगे है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, या फिर इसको ओवरफ्लो कैन मेथड भी कहा जा सकता है। ये ना एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक छोटे से सुराख से कोई भी चीज़ ओवरफ्लो करती है और फिर हम उसको मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जितना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया जाता है ना, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आगे आप लोग अभी पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर्स में ना, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन वैसे ये होता है कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह तक इस तरह से जो भी कवर करते हैं, उसको तो डिस्टेंस कहते हैं ना। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के बहुत से रास्ते हैं, वो सब क्या है? डिस्टेंस है, फासले हैं उस पॉइंट का। लेकिन अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लूँ, सबसे छोटा फासला उस पॉइंट तक जाने का, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी एक चीज़ और दूसरी चीज़ के दरमियान में जो फ़र्क आ रहा होता है ना, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस या फ़र्क होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और कैन क्या होता है? कैन तो एक छोटा-सा ये कैन सा बना हुआ होता है ना, उसको कहते हैं कैन। अब अगर एक बॉडी है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिट नहीं आ सकती, यानी एक मेजरिंग सिलेंडर है, उसके अंदर हमने उसको मेजर करना है, उसके अंदर वो फिट नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे? हम एक ओवरफ्लो कैन मेथड या डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड को यूज़ करेंगे, जिसमें एक कैन होता है इस तरह का बना हुआ और उसके अंदर क्या होता है? एक ओपनिंग होती है, एक ये ओपनिंग होती है, सही है? अब हमने क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट कैन को रखना है सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है किसी भी मेजरमेंट का, कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से रखना है। तो हमने अपने इस इंस्ट्रूमेंट को पहले हॉरिजॉन्टल रखना है, बिल्कुल लेवल जगह पे सीधा रखना है। हमने इसके अंदर पानी डाल देना है, पोर वाटर इन इट, पानी रखना है, तब तक पानी डालना है जब तक ये बिल्कुल इस जगह तक ना पहुँच जाए। ये जो ओवरफ्लो जहाँ से होना है ना पानी ने, यानी ये जो ओपनिंग है, यहाँ तक पानी को हमने भर देना है।
इसकी ओपनिंग तक। अब हमने जिस भी सॉलिड चीज़ को मेजर करना है ना, जो कि फिट नहीं आ सकता था इसके अंदर, अब हमने जो मेजरिंग सिलेंडर में फिट नहीं आ सकता था, अब हमने क्या करना है, उस सॉलिड को किसी भी थ्रेड के साथ, किसी धागे के साथ उसको बाँध देना है और उसको बाँधने के बाद हमने इसके अंदर डिप कर देना है, यानी पूरा इसके अंदर डाल देना है, यहाँ तक इसकी डेप्थ तक हमने इसको डाल देना है और आराम-आराम से, ऐसे नहीं कि उछाल के इसके अंदर डाल दें और एकदम सारा पानी उछल के बाहर आ जाए। आपने इसके अंदर बिल्कुल आराम-आराम से उसको अंदर तक लेकर आना है। अब क्या होगा कि पहले तो ये यहाँ तक आया हुआ था ना, यानी ये यहाँ तक फ़िल था वाटर। अब इस सॉलिड के आने की वज़ह से पानी जो है वो ऊपर को उठेगा और इधर जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर पड़ा है ना, जो भी मतलब बीकर है या सिलेंडर है, जो भी हम इसके ऊपर साइड पे रखेंगे, जिसके ऊपर लिखी होंगी रीडिंग्स, मतलब उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होंगी। हमने क्या करना है, उसको यहाँ पे रख देना है इसके ये ओपनिंग के पास। अब ये जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना, जो इसके डालने से ऊपर को आएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा और बाद में हम यहाँ से क्या ले लेंगे, रीडिंग। अब इस सॉलिड को हम डायरेक्टली इसके अंदर डाल के मेजर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इसमें फिट नहीं आ रहा था। तो हमने इस तरह से ये ओवरफ्लो मेथड को यूज़ किया और जितना भी पानी ओवरफ्लो किया, यानी बाहर की तरफ निकल गया इस ओपनिंग से, तो फिर हम उसको इस जगह पे इस मेजरिंग सिलेंडर में जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। और कलेक्ट करने के बाद फिर जो भी हमारी यहाँ पे रीडिंग आएगी, उससे हम इसको मेजर कर लेंगे। वाटर लिक्विड जो है वो बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और उसके वॉल्यूम को हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर लेंगे और जो भी हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम आएगा ना मेजरिंग सिलेंडर में, वो इस सॉलिड बॉडी का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि डिस्पाइट द यूज़ ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम जो है वो बहुत सी कंट्रीज़ में यूज़ होने शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है ओल्ड मेजरमेंट्स में काफ़ी जगहों पे यूज़ की जा रही हैं। नई चीज़ें आ भी जाती हैं, लेकिन अक्सर जगहों पे पुरानी जो है चीज़ें वो कंटिन्यू ही रहती हैं। जैसे कि प्रिंटर्स टाइप जो है वो क्या मेजर करते हैं, वो पॉइंट्स में मेजर करते हैं। वो किसी भी ऐसा यूनिट में मेजर नहीं करते बल्कि पॉइंट्स में मेजर करते हैं। एक पॉइंट सिस्टम होता है जो प्रिंटिंग है ना इंडस्ट्री, वहाँ पे एक पॉइंट सिस्टम में मेजर की जाती है और उसमें जो 1 पॉइंट है ना, यानी वो पॉइंट्स में मेजर करते हैं ना, और जो 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट उनका, वो 1/72 ऑफ इंच के इक्वल होता है। यानी 1 इंच की जो रीडिंग है, 1 इंच की जो मेजरमेंट है ना, उसके 72 पार्ट्स कर दिए जाएँ, 1 इंच की रीडिंग के 72 पार्ट्स कर दिए जाएँ और उन 72 पार्ट्स में से 1 पार्ट को लिया जाए, सिर्फ़ 1 पार्ट को, तो उसको कहते हैं 1/72 ऑफ एन इंच। 1 इंच का 72 पार्ट है वो। अच्छा, वो तकरीबन किसके इक्वल बन जाता है, 0.35 मिलीमीटर के इक्वल बन जाता है। यानी इनका जो 1 पॉइंट होता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री का, वो 1/72 1 इंच का 1/72 पार्ट होता है, जिसको 0.35 मिलीमीटर भी कहा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट साथ-साथ मिलती रहें।